बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और बड़े ही आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यानी विमीय समांगता के सिद्धांत पर आधारित प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और हम साथ ही रिवीजन भी करेंगे कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यानी विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। इससे पहले भी एक वीडियो है जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन डिस्कस किया है। आज हम उसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और फिर उस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप उसे चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से, या उस वीडियो में जो और भी एडिशनल चीज़ें दी गई हैं वहाँ से आप जान सकते हैं। तो आइए बिना डिले के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यानी विमीय समांगता के सिद्धांत पर आधारित प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। पर उसके पहले हम ये तो जान लें कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम्स किस पर बेस्ड, विमीय समांगता पर। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हैं यानी विमीय समांगता का सिद्धांत है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें जानना चाहिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। फ्रेंड्स यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको मैटर भी देने वाली हूँ, तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा जिससे आप सबसे आसान तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख सकें। अब यहाँ देखिए क्या है विमीय समांगता का सिद्धांत। तो हम दो तरीके से आपको बताने वाले हैं आज। आप दो तरीके से लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दोनों ही तरीके एक ही बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपको जो इजी लगे आप उस वाले तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा और विद एग्जाम्पल, जिससे आपको याद रखना भी आसान होगा। तो फ्रेंड्स क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। कहता है अ फिजिकल इक्वेशन, है ना, यहाँ है अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम। हमें एक फिजिकल इक्वेशन यानी फिजिक्स में जो फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं उनकी जो इक्वेशंस है, मान लीजिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं बहुत आसान सी, आपने हमेशा सुनी है पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बस इसको दिमाग में रखिए और जो बात कही जा रही है उसको समझते जाइए जिससे आपको याद रखना भी आसान होगा। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कह रहा है फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। एक फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगी? इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम। यानी इस इक्वेशन के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड ये है v और राइट हैंड साइड ये आपको मिल रहा है u प्लस ए टी, ठीक है। बोथ साइड जितने टर्म्स हैं, लेफ्ट साइड में एक ही टर्म है v का, राइट साइड में एक टर्म है u और एक टर्म है at। ये जितने टर्म्स हैं सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी जो v की डायमेंशन है वही इस टर्म u की डायमेंशन हो, वही इस टर्म at की डायमेंशन हो। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। Here we must take care of the fact that physical quantities of same kind can be added, subtracted और compared। देखिए यहाँ जो बात कही गई है वो इसी फैक्ट पर बेस्ड भी है बहुत कुछ कि जो सेम काइंड के एक ही तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं
उन्हीं को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये u वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ही आप ऐड कर सकते हैं। आप चेक करके देख लीजिए, a इंटू टी यानी एक्सीलरेशन इंटू टाइम भी वेलोसिटी ही बताएगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी वो ऐड हो सकती है, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तभी उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। यानी वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी का ही टर्म आ सकता है, कुछ और नहीं आप कर सकते, है ना। लेंथ के बराबर लेंथ ही होगा, लेंथ के बराबर कभी मास को हम नहीं रख सकते। इस लाइन का ये मीनिंग है। तो जब ये 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ इस इक्वेशन के बेस पर आप ये दोनों पॉइंट्स याद रख सकते हैं। फिर से फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दूं, अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी बात है ना। ऑल द टर्म्स में आप ए और टी अलग अलग नहीं करेंगे, इसमें ये एक टर्म है ना, ये जो ऐड हुआ वो दूसरा टर्म है, लेफ्ट साइड में ये अलग टर्म है ना। तो लेफ्ट साइड में जितने टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे वो, और राइट साइड में जितने टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी, तो इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट होगी। ठीक, एक तो ये फॉर्म हो गया। इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर लिखेंगे तो क्या कहेंगे, विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार एक भौतिक समीकरण विमीय आधार पर सही होगी यानी सत्य होगी यदि समीकरण के दोनों पक्षों में, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की हम लोगों ने बात की थी, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में पाए जाने वाले सभी पदों की विमा समान है। पद क्या, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी बात हो रही है ना। जैसे ऐड किया हमने किसको, u at को, तो u एक पद है, at दूसरा पद है, और जो लेफ्ट साइड का है वो v है ना। इन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक, यहाँ दूसरा पॉइंट क्या था, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि समान भौतिक राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। बीच में कॉमा आना चाहिए, तो जो नहीं लगा है भी आप लगा लीजिएगा। जोड़, घटा या तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जब समान भौतिक राशियां होंगी तभी हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या तुलना कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। सेम इसी बात को अगर आप चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, तो वो भी सेम v इक्वल टू यू प्लस एटी को ही आप बेस बना करके याद रखने की कोशिश करिए। तो अब यहाँ दूसरा तरीका क्या है जो हम कहेंगे उसी बात को, है ना। और वी कैन सिंपली से दैट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस अ फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ, है ना। इफ आप देखा हम लोगों ने क्या कहा था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये डायमेंशनली करेक्ट होगी अगर फर्स्ट वाले में हमने क्या कहा कि बोथ साइड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी इसमें टर्म्स हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उन सब की डायमेंशन सेम हो। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 पॉइंट्स में, एक आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट साइड डायमेंशन, है ना। लेफ्ट साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट साइड डायमेंशन। और दूसरा पॉइंट आप क्या कहेंगे, इफ सेवरल टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन इक्वेशन, जैसे हमने यहाँ पे 2 टर्म्स को ऐड किया है, तो अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड या दोनों साइड्स में एक से ज्यादा टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन द डायमेंशंस ऑफ एवरी टर्म एडेड और सब्ट्रैक्टेड शुड ऑल्सो बी सेम। क्योंकि जब तक जितने टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सेम डायमेंशन के नहीं होंगे, हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही, समान भौतिक राशि को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेंथ में मास कभी नहीं ऐड कर सकते, लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगी। इसी बात को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे, साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य होगी यदि समीकरण के बाईं ओर भौतिक राशियों की विमीय समीकरण, ये बाई मिस्टेक हम स्प्रिंट हो गया है, ये विमीय समीकरण होगा, है ना। समीकरण के बाईं ओर भौतिक राशियों की विमीय समीकरण तथा दाईं ओर की भौतिक राशियों के विमाओं के बराबर हो। ठीक है, इसको करेक्ट कर दीजिए, विमीय समीकरण नहीं,
जो अभी मैंने हिंदी इंग्लिश में बोला है उसी के लिए है। यदि समीकरण के बाईं ओर भौतिक राशियों की विमाएं, है ना, ये विमाएं होगा, विमाएं, इसका करेक्शन कर लीजिएगा। यदि समीकरण के बाईं ओर भौतिक राशियों की विमाएं समीकरण के दाईं ओर भौतिक राशियों की विमाओं के बराबर होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है, समीकरण के कई पदों को जोड़ा या घटाया जा रहा है तो जोड़ी या घटाई जा रही प्रत्येक पद की विमाओं, ये भी मिसप्रिंट हो गया है, इसको भी आप करेक्शन कर लीजिए, विमाओं। ओके, समीकरण में यदि एक से ज्यादा पदों को आप जोड़ या घटा रहे हैं तो जोड़ी या घटाई जा रही प्रत्येक पद की विमाओं को समान होना चाहिए, है ना, विमाओं को समान होना चाहिए, तभी सत्य होगी। ये विमेय समांगता के सिद्धांत के अनुसार कोई विमीय रूप से समीकरण, भौतिक समीकरण विमीय रूप से तभी सत्य होगी जब बाई साइड जो भौतिक राशियां हैं उसकी विमा दाई साइड जो भौतिक राशियां हैं उसकी विमा के बराबर हो, और अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड में या दोनों साइड में दो से ज्यादा टर्म्स है, एक से ज्यादा टर्म्स हैं, पद हैं जिनको हम जोड़ या घटा रहे हैं, तो प्रत्येक पद की विमा को समान होना चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो आप जैसे चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके ही लिखने के लिए आपको सही हैं। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएंगे पहले, उसके बाद हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ बात की है कि जो फिजिकल इक्वेशन है यानी भौतिक समीकरण है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी कि इनकरेक्ट होगी, इसकी बात यहाँ हो रही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में। तो फ्रेंड्स 3 बातें बहुत अच्छे से याद रखने की होती हैं, और वो 3 बातें क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है ना, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर हमारी फिजिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगी ही होगी, डायमेंशनली भी करेक्ट होना है। अगर भौतिक समीकरण सही है तो डायमेंशनली भी वो सही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आप पढ़ते आए हैं ये सही इक्वेशन है ना। अब इसको आप डायमेंशनली चेक करें विमीय समांगता के सिद्धांत को यूज करते हुए। ठीक, अगर आपको इसको चेक करने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स इस पे बेस्ड मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उस वीडियो पे जाइएगा, उसको चेक कर लीजिएगा, वहां ये डिटेल भी मैंने और दे रखा है, उसको आप यूज करिए तो ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी, वहां ये मैंने बता रखा है। यहाँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये करेक्ट इक्वेशन है और आप जानते हैं ये करेक्ट है, तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, यानी यहाँ लेफ्ट साइड डायमेंशन राइट साइड के बराबर होगा और जितने भी टर्म्स इसमें आ रहे हैं इन सबकी डायमेंशन सेम होंगी जिनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखा है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर, अब इसकी दूसरी बात पे आ जाते हैं, अब हम चेक करते हैं कि डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है या उसकी बात करें तो यहाँ था इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट आएगी। लेकिन अगर हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट आप चेक कर ले रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं क्या ये सच में करेक्ट है, यानी डायमेंशनली तो ये करेक्ट हो गई पर अभी आपको ये नहीं पता क्या सच में करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ना। तो 2 कंडीशन हो सकती है, डायमेंशनली करेक्ट होना या तीसरा पॉइंट डायमेंशनली इनकरेक्ट होना। 2 पॉइंट हो सकता है। अभी हमको नहीं पता ये इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट, बस हमें क्या देखना है, ये हमने चेक करना है पहले डायमेंशनली करेक्ट है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट। यहाँ हमें पता था इक्वेशन सही है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। अब अगर आपको नहीं पता कि इक्वेशन सही है कि गलत है और आपने चेक किया, आपको मिल जाता है डायमेंशनली इनकरेक्ट, यानी डायमेंशनली सही नहीं मिली इक्वेशन, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाई उसके अनुसार ये गलत सिद्ध हो गई इक्वेशन, तो ये इक्वेशन गलत ही होगी, ये इनकरेक्ट इक्वेशन ही होगी, ये इक्वेशन सही नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ गई तो आप ये 100% श्योर नहीं हो सकते
कि ये इक्वेशन भी करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट होते हुए भी ये इक्वेशन गलत हो सकती है। ये 3 पॉइंट बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा, क्योंकि इस पे 1 मार्क क्वेश्चन आता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रिपीट करके भी आप यहाँ पे इसको सुन सकते हैं, जिससे तीनों पॉइंट करेक्ट हो जाएं। अगर इक्वेशन भौतिक रूप से सही है यानी फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। अगर हमें नहीं पता कि फिजिकली करेक्ट है कि नहीं, आप चेक करना चाहते हैं, आपने डायमेंशनली चेक किया, आपको ये इनकरेक्ट मिली, गलत मिली, तो ये गलत ही होगी इक्वेशन। लेकिन अगर ये डायमेंशनली करेक्ट मिल भी जाती है तो भी आप श्योर नहीं कह सकते 100% कि ये करेक्ट इक्वेशन ही है। ये सही भी हो सकती है भौतिक रूप से और ये गलत भी हो सकती है। इस पॉइंट में, है ना, इस पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा। बाकी ये दोनों पॉइंट्स तो आपको कंफर्म पता चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसकी बात कर ली। आज हमारा जो बेस है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं, जिससे इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसे कर सकें। अब प्रॉब्लम देखिए हम क्या ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C, ये हमारी प्रॉब्लम है। v इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C, जिसमें वेलोसिटी v है और वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल v, है ना, ये क्या है, वेलोसिटी है। दिस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम t, है ना, जिसमें a b c कोई कोफिशिएंट है और इन a b c की डायमेंशन आपको बतानी है। तो यहाँ हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। और अगर हम चेक करना चाहें डायमेंशनल करेक्टनेस इसकी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इसमें क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। फर्स्ट पॉइंट है ना। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जितने टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं उन सभी टर्म्स की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। या जो पहली डेफिनेशन थी आप वो लगाएं। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन में अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन आप अप्लाई करें तो आप क्या कहेंगे कि उसके दोनों तरफ, है ना, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने भी टर्म्स हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दोनों ही रूप में आप कह सकते हैं, जो v की डायमेंशन है वही AT की डायमेंशन होगी, वही B अपॉन T प्लस C की डायमेंशन होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो V है। अच्छा, इसमें एक और चीज, आप पिछले वीडियो जिसका मैं यहाँ लिंक दूंगी उसमें भी आपने ये चीज देखी थी कि अगर AT के साथ हमने ऐड किया है B अपॉन T प्लस C, है ना, इसको हमने ऐड किया है, ठीक, तो इसमें जो AT की डायमेंशन है वही होगी B अपॉन T प्लस C की डायमेंशन। अब इसमें एक चीज याद रखने की है फ्रेंड्स कि याद क्या रखना है आपको, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 2 मीटर लेंथ और 3 मीटर लेंथ, है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप क्या कहते हो 5 मीटर लेंथ, है ना, मतलब ये यूनिट एक ही बार आता है। ओके, इसी तरीके से डायमेंशन की भी बात करें तो जो AT की डायमेंशन है वो किसके साथ एडेड है, B अपॉन T प्लस C के साथ एडेड है, तो वही B अपॉन T प्लस C की डायमेंशन होगी और वही इस पूरे यानी राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी। हमेशा याद रखिएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन, और जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन आई है वही AT की डायमेंशन भी होगी, वही B अपॉन T प्लस C की भी डायमेंशन होगी। डायमेंशन आप ऐड करके 2-3 नंबर नहीं बढ़ाएंगे, डायमेंशन जैसे यूनिट में ये मीटर है तो ये मीटर है तो ये भी मीटर है, उसी तरीके से हमें डायमेंशन को भी ट्रीट करना होगा। तो अब अगर हम ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन लगा देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी की डायमेंशन है। जी हाँ, वेलोसिटी की डायमेंशन तो आपको याद है ना। वेलोसिटी की डायमेंशन आप क्या कहते हैं, क्या है वेलोसिटी की डायमेंशन फ्रेंड्स? जी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT पावर -1। ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बन गई। अब राइट हैंड साइड का जो टर्म था उसमें 2 टर्म आपको मिले, AT है प्लस B अपॉन T प्लस C है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी, यानी इस पूरे की डायमेंशन,
वही AT की डायमेंशन होगी, वही B अपॉन T प्लस C की डायमेंशन भी होगी। तो अगर AT की डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, LT पावर -1, तो हमें निकालना किसकी डायमेंशन है, A की ना। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू LT इनवर्स डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ T, है ना। डायमेंशन ऑफ T है कैपिटल T, टाइम है, ये तो आपको पता है पिछले वीडियो से ही। तो ये अपॉन T यानी ये बन जाएगा LT टू द पावर -2। ये A की डायमेंशन आ गई। अब हमें क्या चाहिए, B की डायमेंशन और C की डायमेंशन। तो B और C की डायमेंशन के लिए ये जो इक्वेशन थी V इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C, ये हमारी इक्वेशन थी। इसमें इस पार्ट को ध्यान से देखिए, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ही आपने पढ़ा था कि सिमिलर टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो T के साथ हमने C को ऐड किया है, तो C की डायमेंशन वही होगी, यानी डायमेंशन ऑफ C क्या होगा, डायमेंशन ऑफ T, है ना। और T की डायमेंशन का मतलब है कैपिटल T, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इसलिए ऐसा लिख दिया। C की तो सीधे सीधे मिल गई। अब B की डायमेंशन निकालना है, और आपको पता है B अपॉन T प्लस C की डायमेंशन वही होगी जो V की डायमेंशन थी, यानी डायमेंशन ऑफ B अपॉन T प्लस C इज इक्वल टू LT इनवर्स, जो लेफ्ट साइड की डायमेंशन थी, जो AT की डायमेंशन थी, वही इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक, तो हमें किसकी निकालनी है, B की निकालनी है। डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू LT इनवर्स इनटू डायमेंशन ऑफ, है ना, यहाँ लिख दें हम, ऐसे कर दें, इनटू डायमेंशन ऑफ T प्लस C। अब विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, जो T की डायमेंशन है वही C की डायमेंशन, और वही T प्लस C की डायमेंशन, अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया। तो T की डायमेंशन है कैपिटल T, C की डायमेंशन है कैपिटल T, T प्लस C की डायमेंशन भी क्या होगी, कैपिटल T। तो LT इनवर्स इनटू कैपिटल T, ये आपको क्या देता है, डायमेंशन हो गई L। इस तरह से हम लोगों ने A की भी डायमेंशन निकाली, B की निकाली और C की निकाली। ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है, दो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया है, और ये रहा आपके पास रिटन में कंप्लीट सॉल्यूशन उसी चीज का, जिसे आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से आप तीनों डायमेंशन इस तरह से निकालते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पर बेस्ड है। इसी तरीके से हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। वो है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ A and B in van der Waals इक्वेशन। ठीक है, van der Waals इक्वेशन आपके सामने P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू B माइनस B इज इक्वल टू RT। इसमें हमें जो A और B कोफिशिएंट्स हैं इनकी डायमेंशन बतानी है। तो चलिए पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे देख लेंगे सोल्यूशन इसका। देखिए यहाँ पे van der Waals इक्वेशन क्या कहती है, van der Waals इक्वेशन कहती है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। ठीक है, आपसे A और B की डायमेंशन पूछी गई है। इस van der Waals इक्वेशन में आप जानते हैं P क्या है, प्रेशर यानी दाब, ये वाला V क्या है, वॉल्यूम आयतन, ये भी वही V है वॉल्यूम आयतन, और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप। ठीक है, ये तो चीजें क्लियर हैं, P V T क्या चीज है। अब आपको A और B की डायमेंशन बतानी है, तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, विमीय समांगता का सिद्धांत लगाएंगे, और वो क्या कहता है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। समान जो विमाओं वाली भौतिक राशियां हैं वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो सबसे पहले सबसे आसान है B को निकालना, हम उसी को देख लें। B जो कोफिशिएंट है उसको किसके साथ आपने ऐड किया है, वॉल्यूम यानी आयतन के साथ आपने
ऐड किया है। तो जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम यानी आयतन का डायमेंशन आपने निकालना सीखा वही होना चाहिए बी का डायमेंशन, यानी डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम वी। और आप जानते हैं वॉल्यूम यानी आयतन का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, कुछ ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है वॉल्यूम के लिए, यानी एल क्यूब, ये आप लिखेंगे इसका डायमेंशन। तो इसे आप चाहें, चूंकि यहाँ मास का टर्म नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं m0 L3 T0, ये आपका आ जाता है डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें इसे कहना चाहिए, डायमेंशन तो हम एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं ना, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। या डायमेंशन भी पूछा तो भी हम ऐसा लिख के दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें ए का निकालना है, तो फ्रेंड्स इसको देखते ही आप समझ सकते हैं कि जैसे बी का डायमेंशन वही था जो वॉल्यूम वी का डायमेंशन है, इसी तरीके से a अपॉन वी स्क्वायर का वही डायमेंशन होना चाहिए जो कि प्रेशर P का डायमेंशन है, यानी डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशन ऑफ प्रेशर P, या हम पहले a अपॉन वी स्क्वायर लिखें, डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, ठीक है। P क्या है फ्रेंड्स, प्रेशर, और आप जानते ही होंगे प्रेशर का डायमेंशन, क्योंकि ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ हम आपको बता देते हैं। आप जानते हैं प्रेशर P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, MA अपॉन एरिया। अब जरा इसकी यूनिट सोचिए, M यानी मास, है ना, M यानी मास होता है, तो मास के लिए आप कैपिटल M सिंबल डायमेंशन में यूज करते हैं। A एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन मीटर के लिए L, टाइम के लिए पर सेकेंड स्क्वायर T टू द पावर -2। ये MA के लिए आप डायमेंशन लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया के लिए डायमेंशन, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसा फॉर्मूला, यानी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आती है, तो L स्क्वायर इसका डायमेंशन आएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये L और ये L जब सॉल्व होगा तो ऊपर जाके एक सिंगल L इनवर्स बचेगा, तो m पावर 1 L पावर -1 T पावर -2, ठीक है। ये प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, है ना, A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, और वो क्या है, m1 L -1 T की पावर -2। ओके, हमें किसकी निकालनी है डायमेंशन, A की, तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू m1 L -1 T की पावर -2 इंटू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर, ओके, यानी वॉल्यूम का स्क्वायर। अब आप सोचिए वॉल्यूम का डायमेंशन तो L क्यूब आया था, है ना, तो वॉल्यूम का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम स्क्वायर का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम स्क्वायर इज इक्वल टू L क्यूब का स्क्वायर, यानी L की पावर 6 आ जाएगा। इस टर्म को यहाँ सब्स्टिट्यूट हम करेंगे तो हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ A। डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू m1 L -1 T -2 इंटू L टू द पावर 6। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ m नहीं है ना, देखिए आप जानते हैं, ये तो आपने सिंपल मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में आपने पढ़ रखा होगा कि अगर हम इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं m1 L -1 T -2, ठीक है, और दूसरे वाले में m नहीं है तो m की पावर 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि मान लीजिए x टू दी पावर 0 है तो इसका मतलब हो जाता है 1, इसी तरह m की पावर 0 है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 1, और 1 कहीं भी मल्टीप्लाई हो तो वो रिजल्ट को चेंज नहीं करता, तो हम m टू दी पावर 0 लिख लें, l टू दी पावर 6 है, t नहीं है तो t टू दी पावर 0। अब m को m से मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होती है ना,
जब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है। फिर कहूंगी फ्रेंड्स अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उस सोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको अलग से वीडियो दे दूंगी, जिससे वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है और बाई चांस आपको याद नहीं है इस समय, है ना। तो m को m से मल्टीप्लाई करिए, पावर ऐड होगी, तो 1 + 0 1, l को l से मल्टीप्लाई करिए, पावर ऐड होगी, -1 + 6 कितना बचेगा, -1 + 6 यानी +5। फिर t की पावर -2 और 0, तो यहाँ -2 + 0 कितना बचेगा, -2। तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ a। तो इस तरीके से हम a और b दोनों की डायमेंशन निकाल ले रहे हैं। यही हमने यहाँ पे आपको सोल्यूशन में दिया हुआ है और कंप्लीट सोल्यूशन भी नीचे हमने दे दिया है एक साथ, जो अभी डिस्कस किया आपने। अब देखिए a की डायमेंशन यही हम लोगों ने निकाला, m की पावर 1, l टू द पावर 5 एंड t टू द पावर -2। ये एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये पिछले वीडियोस में पढ़ा, मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप अगर चाहें तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और b की डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला कहना चाहिए इसे, ये क्या है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। तो अगर सेंटेंस फॉर्म में जो डायमेंशन हम बताते हैं, तो अब अगर हम यहाँ से a की डायमेंशन बताएं तो m में 1 है, l में 5 है, t में -2, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं a की डायमेंशन। और b की डायमेंशन जो m में 0 है, l में 3 है, t में 0, उसे हम सेंटेंस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यानी डायमेंशन ऑफ a एंड b इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t आर। a की क्या है, देखिए यहाँ से 1 5 -2, और b की क्या है, यहाँ से देखिए 0 3 0। तो फ्रेंड्स ये तो था आज के वीडियो में, जो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को यूज करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखा है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में मेरे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।